हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2017 में आया है। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, एक बार आप सवाल को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। सवाल क्या है पढ़ देता हूं। सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज में हल्का फुल्का फर्क है। ठीक है, और बोला गया है कि मान लो कि एक का चार्ज माइनस ही है तो दूसरा जो है उसका चार्ज है ई प्लस का डेल्टा ई। बढ़िया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, अगर दो हाइड्रोजन एटम को हम कुछ दूरी पर रख दिए हैं तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना हो जाता है, टोटल जीरो, ऐसा बोला गया है। देखिए, if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d apart is zero, तो आपको बताना है कि डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, क्या 10 टू दी पावर माइनस का 23 होगा, क्या 10 टू दी पावर माइनस 47 माइनस 37 और माइनस 20 क्या ऑर्डर होगा। आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 केजी। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम है। बढ़िया बात है सर, बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और मान लो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है, स्मॉल डी, जैसा सवाल वाला बोला है। बढ़िया बात है। अगर हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कि इस हाइड्रोजन एटम को अगर हम डी सेपरेशन पर रखे हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके पास कुछ चार्ज है, इसके पास कुछ चार्ज है। ठीक है, तो आप हमको बताओ नेट चार्ज कितना होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे नेट चार्ज ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम का, किसी भी एक हाइड्रोजन एटम के वजह से अगर हम नेट चार्ज आपसे पूछेंगे तो आप हमको बता पाओगे कितना होगा। तो आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें पता होना चाहिए, क्या कि सर हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और एक प्रोटॉन रहता है। इसका मतलब नेट चार्ज जो हाइड्रोजन एटम का होगा वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ प्रोटॉन। लिख रहे हैं एकदम बच्चा की तरह समझाते हुए आपको, क्या ये होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बढ़िया बात है। अब आपको बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज में हल्का फर्क है। अगर आप एक को माइनस ही मान रहे हैं तो दूसरा को ई मान रहे हैं। तो मान लेते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ही है और तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ई प्लस का डेल्टा ई। वैल्यू पुट करो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का ई प्लस का चार्ज ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, ई प्लस का डेल्टा ई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई से ई गया। ठीक है, इसका मतलब नेट चार्ज जो हाइड्रोजन एटम पर आया है डेट इज डेल्टा ई। ये एक हाइड्रोजन एटम का कहानी है। आपके पास क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब इसके पास चार्ज कितना है, डेल्टा ई, इसके पास चार्ज कितना है, डेल्टा ई। बस इसी बात को समझ रहा था, बाकी सवाल खत्म हो गया। आप सवाल में कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन अप्रोच करने आना चाहिए। यह कहानी समझ में आया कि चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हुआ। सर हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन आसपास में रिवॉल्व कर रहा होता है उसके। तो हम बोले ठीक है, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, दोनों का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अगर हम माइनस ही मान लिए तो दूसरा प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, ई प्लस का डेल्टा ई। दोनों को जोड़े, ई गया गया, ये आ गया। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान से देखना बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दोनों जीरो के बराबर है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर कर दिए। सर आप बराबर क्यों कर दिए? अरे सर दोनों जीरो है, इसका मतलब अगर दोनों जीरो है इसका मतलब दोनों बराबर। अरे दोनों जीरो के बराबर इसका मतलब दोनों बराबर है, खेल खत्म। बस वैल्यू पुट करो। अगर हम आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू पूछेंगे तो आप बोलिएगा के चार्ज ऑन एगो डेट इज डेल्टा ई, दूसरा चार्ज ऑन दूसरा डेट इज डेल्टा ई। तो हम इसको क्या लिखेंगे, के क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर। सर Q1 Q2 मतलब डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा G इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका स्क्वायर बटे का डिस्टेंस का स्क्वायर। G m1 m2 का स्क्वायर, दोनों तो हाइड्रोजन एटम ही है तो mh का स्क्वायर, ये हो गया। बढ़िया। अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, और थोड़ा सा सोचेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा G इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर बटे का के। यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको और हल्का सा सोल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर डेल्टा ई का है कि हमको डेल्टा ई का ही वैल्यू निकालना है। देखो डेल्टा ई का ही वैल्यू निकालना है तो डेल्टा ई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना बाबू, इसका बाहर अंडर रूट मारेंगे इसके ऊपर तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो बाहर में आ गया और ये कितना आ गया अंडर रूट में g/k। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्या मैं एक बार देख लेता हूं कि कुछ कट भी रहा है, नहीं सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख लेते हैं, अंडर रूट में g इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर बटे का k। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आप तो कुछ नहीं है, सवाल में आसान, हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं ना यहाँ। चलो ठीक है, डेल्टा ई का वैल्यू देखना क्या होगा बाबू, डेल्टा ई बराबर अंडर रूट में, ये सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखना g का वैल्यू कितना होता है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 11। बढ़िया। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का स्क्वायर है, मास ऑफ हाइड्रोजन भी इतना है तो स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 54। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27। दो बार लिखना है इसको, मतलब 1.67 इंटू 1.67 दो बार लिखे और 10 टू दी पावर माइनस का 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 27 क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 54। ठीक है, बढ़िया। आगे बटे का के को क्या लिखते हैं सर, कुछ नहीं 9 इंटू 10 टू दी पावर का 9। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो सब सिचुएशन हवा में है और हम के का वैल्यू लिख लेते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर का 9। आगे बढ़ते हैं। अब बस सॉल्व करना है। डेल्टा ई बराबर देखिएगा अंडर रूट में इसको लिख रहे हैं 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 बटे का 9। और देखना आगे, अगर हम ऊपर में देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 54। तो आई थिंक 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 11 और 10 टू दी पावर माइनस का 54। आई थिंक 10 टू दी पावर हो जाएगा माइनस का 65। बढ़िया, 10 टू दी पावर माइनस का 65। अच्छा, नीचे में क्या हो गया 10 टू दी पावर का 9। अब लास्ट बात देखना ध्यान से, इसको यही चीज रहने दो, इस पूरा को हम अभी पकड़ रहे हैं ऐसे करके कुछ कांस्टेंट मान लो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा। जो भी है मान लो, कुछ भी है, ये के मान लिए, इसका नाम हम क्या दे दिए अपने मन से के। ठीक है, तो ये आ गया के इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 65 इंटू नीचे में क्या है 10 टू दी पावर माइनस का 9। ये ऊपर चला गया तो माइनस 65 इन प्लस में माइनस का 9 तो क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 74। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर है? बढ़िया। तो डेल्टा ई का जो आपका ऑर्डर आ जाएगा बाबू, के को तो ऐसे ही छोड़ दो काहे कि 2 के आसपास आता है। 10 टू दी पावर माइनस का 74 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कोई बच्चा भी बता देगा ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 37। ये बात समझ में आया? हम ये काम इसलिए किए, इस पूरा टर्म को किए इसलिए मान लिए कि सवाल में ये हिंट दिया हुआ है कि आपसे सिर्फ ऑर्डर पूछा गया है कि किस ऑर्डर का होगा। आपसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू जानने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब आपसे ऑर्डर पूछा गया और 10 के पावर पे ही ऑप्शन चल रहा है तो सिर्फ हमको 10 पे पावर पे ही ध्यान देना है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 10 के पावर पे ही कहानी चल रहा है तो ये जो घटिया सा कैलकुलेशन बन रहा है इसको वैसे ही छोड़ दो, बस पावर पे कंसंट्रेट करो। पावर पे जब हम कंसंट्रेट किए तो हमको समझ में आ गया सर यहाँ तो 10 टू दी पावर माइनस का 11 और यहाँ 10 टू दी पावर माइनस का 54। तो माइनस 54 माइनस 11 कितना हो जाएगा माइनस का 65 और नीचे में 9 था तो ये ऊपर चला गया तो माइनस 65 माइनस 9 कितना हो जाएगा माइनस 74। रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका आधा हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 37 और 10 टू दी पावर माइनस का 37। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया आंसर। क्लियर हो गया बात? इसमें एक कॉन्सेप्ट था क्या कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में जो होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यह बात खास करके आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और नहीं तो आपको मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स खास करके जब पढ़ाया जाता है तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको डिटेल में ये सब बात बताया जाता है। इवन कि आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो आइडिया के बेसिस पर टोटल चार्ज निकाले। बाकी बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है तो दोनों 0 के बराबर है तो हम बोले दोनों को बराबर मान लो, खेल खत्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखने का तरीका होता है k क्यूब और q2 बटे का r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का तरीका होता है g m1 m2 बटे का d स्क्वायर या दो भी डिस्टेंस का स्क्वायर। बस बाकी सॉल्व करो। डेल्टा ई का ऑर्डर यहां आपके लिए वेट कर रहा है 10 टू दी पावर माइनस का 37। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। थैंक यू।